हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे लिए खुशखबरी निकल के आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपके जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने का सीक्वेंस है और रिजल्ट अनाउंस करने का सीक्वेंस है उसको फिक्स किया जाएगा। यानी कि पहले एसबीआई के एग्जाम, फिर आईबीपीएस के एग्जाम, फिर आरआरबी के एग्जाम और साथ के साथ आंसर की और आपकी जो एक्चुअल रिस्पॉन्स की है वो भी आपको विजिबल करवाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर आ चुका है। स्टूडेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। और साथ के साथ जो रिजल्ट को लेकर ट्रांसपेरेंसी वाली बात थी वो भी आईबीपीएस ने फिक्स कर दी। तो अब आप रिजल्ट को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आप क्या करके आए हैं एग्जाम में वो आपको पता लग जाएगा और एक्चुअल में क्या सही आंसर होना चाहिए था वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी तो अच्छी बातें। अब थोड़ा सा इसमें चिंता का विषय ये है कि साल लगभग समाप्त होने वाला है और फिर 2026 की साइकिल कैसे शुरू होगी, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में क्या रहता था कि आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा, उसके बाद जुलाई अगस्त में हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती थी। तो साल के स्टार्टिंग के 3 4 5 महीने हमें तैयारी के लिए मिल जाते थे, हम अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते थे। पर इस बार क्या होने वाला है वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता लगेगा। बट एक चीज ये जो हो चुकी है, पहले एसबीआई, फिर आईबीपीएस, फिर आरआरबी। कोविड के पहले भी आपकी ऐसी ही साइकिल चलती थी, कोविड के बाद थोड़ा सा चेंजेस हुए चीजों में, बट ये साइकिल अब आपको मिलेगी। और इसमें भी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिजल्ट आपके अनाउंस किए जाएंगे वो भी इसी सीक्वेंस में अनाउंस किए जाएंगे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी। और आपकी जो ऑफिसर पोजीशन है उसका रिजल्ट पहले आएगा और क्लर्क का बाद में आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट करवाने का सीक्वेंस भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि जो एग्जाम पहले होगा ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट पहले आएगा, है ना। तो एक एक्सपेक्टेड सीक्वेंस क्या हो सकता है हमारे एग्जाम का, देखो या तो ये सीक्वेंस हो, पहले एसबीआई पीओ क्लर्क साथ में आ जाए, आईबीपीएस पीओ क्लर्क साथ में आ जाए, फिर आरआरबी पीओ क्लर्क साथ में आ जाए, है ना। लेकिन उसमें फिर क्या होगा भाई, मान लो कोई बच्चा एसबीआई पीओ में नहीं हुआ, उसका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, फिर आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया और उसने फिर एसबीआई क्लर्क छोड़ के आईबीपीएस पीओ ज्वाइन कर लिया। तो इसी चीज को तो अवॉइड करने के लिए चेंजेस किए गए। अगर आप नोटिस को ध्यान से पढ़ो, अगर आपने सेशन देखा हो तो उस नोटिस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद प्रीवियस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी वैकेंसीज रह जाती हैं या फिर सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है। तो उस चीज को बैटल करने के लिए अगर ये काम किया जा रहा है तो एसबीआई दोनों साथ में आ जाएंगे, आईबीपीएस दोनों साथ में आ जाएंगे, तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लग रहा है, एक आपका एग्जाम का सीक्वेंस क्या हो सकता है। मान लीजिए सबसे पहले आपको एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिले, ठीक है। सेकंड आपका आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आए, फिर आपका आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आए। ठीक है, इनके प्री हो जाए, प्री के बाद जब साथ के साथ इनके मेंस चल रहे हो, उसी बीच में आप देख सकते हो एसबीआई जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क, आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि आईबीपीएस क्लर्क, और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आरआरबी क्लर्क, फिर आपके इनके नोटिफिकेशन आए। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता है एक ये सीक्वेंस फॉलो किया जा सकता है आईबीपीएस के द्वारा। ठीक है, अब एक एसबीआई से रिलेटेड कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि कुछ आने वाले 3 4 महीनों में हजारों एम्प्लॉयज की भर्ती करेगा एसबीआई। तो अगर उस न्यूज को और इस पैटर्न को मिलाया जाए और अगर पहले जो हमारे एसबीआई के पेपर हुआ करते थे उनको भी मिलाया जाए, तो हो सकता है आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम जो है फरवरी या मार्च में करवा लिया जाए। ठीक है, अब अगर थोड़ा डिले भी होता है तो ये अप्रैल हो सकता है। बट अगर 6 के 6 एग्जाम निपटाने हैं और पीओ का रिजल्ट पहले देना है, क्लर्क का बाद में देना, तो एक्सपेक्टेशन ये रख कर चलो कि फरवरी मार्च में भैया आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स हो रहा होगा, मार्च अप्रैल में आप आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स दे रहे होंगे और आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स आपका मार्च या अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, ये आई थिंक मार्च अप्रैल नहीं होगा, इसको आप अप्रैल या मई कर लो। ठीक है, ये आपका अप्रैल या मई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये सारे पेपर कैसे हैं, इनमें आपका मेंस भी होगा और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा और तब कहीं जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जितना जल्दी से जल्दी इनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे उतना जल्दी इनकी प्रोसेस खत्म होगी, क्योंकि इनका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर आपको क्लर्क के रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
ठीक है ना। तो मैंने यहां पर फरवरी मार्च लिखा है, हो सकता है जनवरी में आपका नोटिफिकेशन होके फरवरी में ही पेपर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि जब भी बदलाव आता है तो उस समय शॉक हमें मिलते हैं कई सारे, तो हमें हर एक कंडीशन के लिए तैयार होकर चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम बात करें क्लर्क के हमारे प्री कब हो सकते हैं भाई, जून जुलाई में आपका एसबीआई क्लर्क का प्री हो सकता है, जुलाई अगस्त में आप आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स देख सकते हैं, और अगस्त सितंबर में आप आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो महीने में बता रहा हूं, थोड़ा पहले भी खिसक सकते हैं, थोड़ा बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखें, अगर मान लो फरवरी मार्च में आपका प्री हो रहा है, अप्रैल में प्री हो रहा है ना, तो अगर एक बिगिनर स्टूडेंट आप हो तो यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एसबीआई पीओ की हम बात कर रहे हैं। एसबीआई पीओ कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत तगड़े लेवल का एग्जाम, ठीक है, जिसे एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट को भी क्लियर करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो बिगनर को थोड़ा यहां पर दिक्कत आ सकती है, हो सकता है यहां तक आप तैयार हो जाओ, पर अगर यहां भी दिक्कत है तो आई एम प्रिटी श्योर अगर आप मेहनत करोगे तो यहां तक आते आते आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे। ठीक है, ये एग्जाम आप दे सकते हो, बढ़िया अगर आप कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट कहीं ना कहीं इन दोनों एग्जाम्स के लिए आप अच्छे तैयार हो सकते हो, इनके लिए अगर आप तैयार हो चुके हैं तो फिर यहां पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक आपकी साइकिल रह सकती है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन ऐसे स्टूडेंट्स की जो 2025 में जिन्होंने सारे एग्जाम्स दिए हैं, कुछ प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, कुछ मेंस तक भी गए हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने एग्जाम सारे दिए बट प्री भी क्लियर ना हो। तो आप स्टूडेंट्स को हम रिपीटर बोलेंगे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है कि किस प्रकार से 2026 को अपना सिलेक्शन कैरियर हम बना सकते हैं। सबसे पहले अपना करना है एनालिसिस, क्योंकि 2025 में यार हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना, प्रीलिम्स नहीं निकला या प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हमारे अंदर हैं, तो वो कमियां क्या है ये हमें पता करना है। तो आगे आने वाले 10 से 15 दिन जो है आपके, वो एनालिसिस फेज में जाएंगे। कैसे एनालिसिस करना है बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, आपको रैंडमली शुरुआत नहीं करना है, सबसे पहले अपनी शॉर्टकमिंग्स को पता करना है। तो आपका स्टेप क्या होगा, जितने भी एग्जाम की हमने चर्चा की, ठीक है, हमने किस किस एग्जाम की चर्चा की, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क, हमने इन एग्जाम्स की चर्चा की। टोटल कितने एग्जाम हो गए, 6 एग्जाम हो गए आपके। ठीक है, 6 एग्जाम हो गए। आगे आने वाले 15 दिनों में आपको इन 6 के 6 एग्जाम के 3-3 मॉक देने हैं। ठीक है, 3 फुल लेंथ मॉक, क्योंकि एक सिंगल मॉक से हम परफॉर्मेंस जज नहीं कर पाते। ठीक है, जब आप हर एक एग्जाम के 3-3 मॉक दोगे तो टोटल आपके 18 मॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, और 3 मॉक में से एवरेज परफॉर्मेंस निकालना इज ठीक है ना, मतलब सही है, वहां से आपको एक एक्चुअल परफॉर्मेंस अपना पता लगता है कि एवरेज परफॉर्मेंस आपका क्या चल रहा है। ठीक है, तो इन 3 मॉक से आप अपना एवरेज, जैसे मान लो आपने 3 एसबीआई पीओ के मॉक दिए, तो वहां से आपको पता लग जाएगा एसबीआई पीओ में किस लेवल पे आप बैठे हो, है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्या आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे मान लो आपने आरआरबी क्लर्क के 3 मॉक दिए, क्या समस्या आ रही है, ओवरऑल आप तीनों मॉक का साइमल्टेनियसली एनालिसिस करेंगे, जो गलतियां बार बार रिपीट हुई हैं उनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, उन पर हमें काम करना है। ठीक है, अब 2 तरह की गलतियां हो सकती हैं, और प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस के भी सेक्शनल टेस्ट देने हैं, ताकि मेंस के बारे में पता लगे कितना काम करना है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मेंस का एम भी नहीं पता, है ना, प्री क्लियर हो गया बट मेंस में कुछ कर ही नहीं पाए, है ना, तो मेंस के सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं, ताकि मेंस में कितनी मेहनत की आवश्यकता है ये आपको पता लग जाए, है ना। जब आप ये टेस्ट वगैरह दे चुके हैं उसके बाद आपको पता लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट की समस्या है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी मॉक में हमने बनाए ही नहीं, उनको देखते ही छोड़ दिया, या फिर बना हुआ क्वेश्चन भी गलत बनाया है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपने पहले जहां से पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से उस क्लास को रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा अटेम्प्ट कीजिए सेक्शनल या टॉपिक मॉक के अंदर। ठीक है, अगर आता सब है
बट आप क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए, क्वेश्चन को आप देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो आपको स्पीड पर काम करना है, स्पीड ड्रिल्स आपको करनी है ताकि कॉन्सेप्ट जो आप सीखे हुए उसको फटाफट बना पाओ। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आपका होगा मेंस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, अब अगर आपने 2025 के सारे एग्जाम दिए हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेबस से पूरी तरीके से अवगत हैं, आपको पता है क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और कैसे हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको सब पता है और प्रीलिम्स आप बेहतरीन तरीके से निकाल चुके हो ऑलरेडी। तो अब आपको पहले मेंस पर फोकस करना है। ठीक है, तो जनवरी का जो आपका पूरा महीना होगा उसमें आपका 70 to 80% फोकस मेंस पर होना चाहिए। आपके दिमाग में इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जियो हो, इनसे रिलेटेड सिर्फ मेंस की चीजें घूमनी चाहिए। ठीक है, तो मेंस की चीजों के लिए सबसे पहले मैं आपको क्वांट के बारे में बताता हूं। क्वांट में आपको क्या करना है भाई, रैंडम अर्थमेटिक करने से बेहतर है आप मेंस लेवल डीआई पर फोकस करो। ठीक है, कैसे डीआई पूछे जाते हैं, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, कहां कहां आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, तो मेजॉरिटी आप मेंस डीआई की प्रैक्टिस करो। साथ के साथ आपको डेली बेसिस पर अर्थमेटिक के हाई लेवल वर्ड प्रॉब्लम्स पर भी काम करना है। ठीक है, और पिछले कुछ क्वेश्चन आपका पिछले कुछ पेपर्स का एनालिसिस देखो। ठीक है, आप वहां पर ये पाओगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट किया गया है डीआई के फॉर्मेट में या फिर वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में, तो वहां से आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट्स पर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। या फिर आपने अगर स्वयं मेंस के एग्जाम दिए हो, स्वयं आपने प्री के एग्जाम दिए, आप खुद जज कर सकते हो कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, तो उनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में अगर आप पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ पजल या सिटिंग अरेंजमेंट पर विश्वास रखे नहीं जाना। कई बार क्या होता है, हम पजल सिटिंग अरेंजमेंट इन्हीं पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं और बाकी टॉपिक्स हमारे छूट जाते हैं। खासकर पीओ मेंस की अगर बात करूं, अच्छा खासा वेटेज रहता है क्रिटिकल रीजनिंग का, यहां पर आपको मेहनत करनी है। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, है ना, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, जो कोडेड वाले आपकी ये सारी की सारी चीजें हैं, इन सब पर भी आपको फोकस करना है, इन सब की भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा पजल सिटिंग नहीं बनाना है, डेली बेसिस पर आप 2 से 3 मेंस के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे डेली बेसिस पर, ताकि मेंस की पजल को टैकल करना आपको आ जाए और एक लेंदी से क्वेश्चन को देखकर आप पैनिक ना करो, अच्छे से सवाल को बना लो। ठीक है, दूसरा, आपके पास कम से कम डेली 5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी कम से कम, और 5 आपको डेटा सफिशिएंसी करना है, और फिर 5 आप मिसलेनियस के मेंस लेवल के सवाल कर सकते हो। ये आपको करना ही करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी ये नॉन नेगोशिएबल नहीं है, ये आपको करना ही करना है। जनवरी मंथ पूरा मेंस को डेडिकेट हमें करना है। ठीक है, मेंस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, सुबह 9 बजे ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिन मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर। आप इन क्लासेस में जुड़कर मेरे साथ मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, रीजनिंग की। ठीक है ना। चलो बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में ग्रामर रूल्स के भी आगे थोड़ा सा हमें मूव करना होगा और रीडिंग पर फोकस करना है, क्योंकि रीडिंग सेंट्रिक आपका मेंस का पेपर रहता है। तो डेली बेसिस पर आप एडिटोरियल पढ़िए जो भी आप पढ़ते हैं, और साथ के साथ 2 आपको आरसी सॉल्व करना है, और जो भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उसको समराइज करने की कोशिश करनी है, एक सिंपल भाषा में उसको लिखने की कोशिश करनी है, ताकि जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट है वो भी आपका यहां पर कंप्लीट होता जाए। क्योंकि होता क्या है भाई, पीओ मेंस आपका होगा, वहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा ही आएगा, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिना तैयारी के डिस्क्रिप्टिव लिखने चले जाते हैं और फिर उसे क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव की भी आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो, क्या क्या पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, क्या उनका फॉर्मेट होता है, कैसे लिखा जाता है, इस सब की आपको बातचीत करनी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स का रिजल्ट का इंतजार हम करते रह जाते हैं, फिर जीए बाद में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको डेली बेसिस पर जीए पढ़ना है, क्योंकि मानकर चलो अगर आपका फरवरी मार्च में पेपर हो रहा है, पिछले 6-8 महीने की जीए आनी है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी आपसे पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस का बहुत अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दो पुराने वाले का, और डेली बेसिस पे पढ़ो।
डेली बेसिस पे रिवीजन करो, डेली बेसिस पे आप जनरल अवेयरनेस क्विजेस दो ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, क्योंकि मेजर हमारा इशू क्या होता है, हम याद नहीं रख पाते। तो डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो, डेली क्विज दो, ठीक है ना। तो एक पूरा दिन आपका कैसा दिखेगा, ये भी मैंने आपके लिए टाइम टेबल बना दिया है। जरूरी नहीं आप इसको एकदम तरीके से फॉलो करो कि यही ऐसा ही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले सुबह का टाइम आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रीडिंग को देना है, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, आप अच्छे से इन पर फोकस कर पाओगे, ठीक है। जो आपका आफ्टरनून का टाइम होगा वहां पर आप मेंस लेवल की प्रैक्टिस करोगे। इसमें आपका क्वांट आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। आप या तो डेली हर चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप अल्टरनेट बना सकते हो कि आज मैंने क्वांट कर लिया, कल रीजनिंग कर इंग्लिश, ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद शाम को आपको स्पीड प्रैक्टिस करनी, क्योंकि देखो भाई एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करना होता है। तो स्पीड की आप प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर इन दोनों टाइम को मिलाकर आप मेजॉरिटी टाइम मेंस की प्रैक्टिस को दे सकते हो, फिर आप स्पीड कर सकते हो। रात में आपको क्या करना है भाई, करंट अफेयर्स का रिवीजन, अगले दिन की प्लानिंग। अगले दिन की प्लानिंग में क्या आएगा भाई, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस कर रहा है, कहां से करना है, ये आप एक दिन पहले फिगर आउट कर लेंगे। और साथ के साथ आज पूरे दिन में आपने जो भी टेस्ट दिए या क्वेश्चन लगाए, वहां पर आपने क्या क्या इशू फेस किए, वो आपको यहां पर एनालाइज करना और नोट डाउन करके रखना, ताकि आप नेक्स्ट बार इसको रिपीट ना करें, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी रिपीटर्स के लिए। अब अगर आप एक बिगिनर हैं, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जस्ट तैयारी शुरू करे हो, या फिर आप तैयारी कर चुके हो और आपने कोई पेपर नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, एसबीआई पीओ बहुत नजदीक है, आप तैयार हो, आपने पढ़ाई कर ली है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, तो आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करो, ठीक है। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मॉक टेस्ट देंगे प्रीलिम्स लेवल के, जज करेंगे कहां पर कमी रह रही है, उस पार्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा पेपर के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं और 2026 में पेपर देना भी है, तो यहां तक तो देखो तैयार होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहां तक आते आते आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और साथ के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहिए। यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि बहुत अच्छे से आप यहां पर नहीं बट यहां तक आते आते आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस को टैकल कर पाए, ठीक है। ओके, बात समझ में आई। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि भैया इस बार पता नहीं है किस प्रकार से आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो हर एक सिनेरियो के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो एक बेसिक प्लान ये था, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी हो जाए, बट वो तभी पता लगेगा जब नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग से रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके मन में है या क्लासेस वगैरह का अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। अगर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। स्टिल कोई सवाल आपके मन में हो, कोई डाउट आपके मन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, बने रहिए बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड